हेलो डियर CSIR एस्पायरेंट्स, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि विशाल आप बता दो कि लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, 15-20 दिन बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम भूल रहे हैं, क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को बात करते हैं आज की, मतलब क्या करना चाहिए हमें इस क्रिटिकल सिचुएशन में कि हमारा एग्ज़ाम सामने है और हमें सिलेक्शन भी लेना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम पढ़े तो सब कुछ है लेकिन हमें आ कुछ नहीं रहा है, हम भूल चुके हैं सब कुछ। तो देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि आप सब पढ़े हैं अच्छे से। मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ा है, 13 यूनिट में से आपने 10 यूनिट 9 यूनिट आपको लगता है कि आपने पढ़ा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कहीं से बुक से पढ़ा होगा, कोचिंग से पढ़ा होगा, ऑनलाइन कहीं भी किसी टीचर का लेक्चर देखा होगा। बट एक चीज़ आप मान के चलिए ना, जैसे मैं सीधे सीधे कहूँ तो CSIR का जो आपका सिलेबस है या यूनिट है उसको मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ, सब बांट सकते हैं। एक है क्लासिकल वाला, जहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपके ना वो फिक्स होते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, कोई ज़्यादा घुमाएगा फिर आएगा नहीं, उसका फिक्स है कि भाई यही क्वेश्चन आने वाला है। और एक है एडवांस लाइफ साइंस। जैसे मैं एडवांस लाइफ साइंस में बात करूँ तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्निक हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 यूनिट और बायोस्टैटिक्स उसमें आप इंक्लूड कर लीजिए। तो ये 3-4 यूनिट मैं बात करूँ, जैसे कि कुछ यूनिट्स हैं, जैसे मैं गिना दूँ, जैसे इवोल्यूशन, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, ठीक है। और जितने भी यूनिट ये सारे यूनिट मैं वही बताया। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं डेवलपमेंटल, सेल, प्लांट से, तो यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं फिक्स ही होते हैं। कुछ एकाक वहाँ पे पोर्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे प्लांट डेवलपमेंट हो गया, वहाँ से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो आता है वो एकदम फिक्स होता है कि यहीं से ये क्वेश्चन आएगा, इसका यही आंसर होगा, उतना घुमाता फिर आता नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात करूँ, जैसे जेनेटिक्स आप कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निक कर रहे हैं, ये मैं 3 यूनिट की बात कर लूँ, आप चाहे जितने अच्छे से पढ़े हों, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, एनालिटिकल क्वेश्चन आता है। आपको पढ़ के लगेगा कि आपको इम्सा आ गया, जेल शिफ्ट ऐसे जो बोलते हैं वो आ गया, आपको रामाचंद्रन प्लॉट आ गया। लेकिन एक बात मैं लिख के देता हूँ, आप चाहे जितने अच्छे से रामाचंद्रन प्लॉट पढ़े हैं, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया, आप उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, आप आज पढ़ेंगे, शाम को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आपको आता है, लेकिन आप लेफ्ट राइट रामचंद्र प्लॉट में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको मान लीजिए वो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन टेक्निक का पोर्शन है, वहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे मान लीजिए क्लीनो फ्रेगमेंट को मेंशन किया है और नहीं मेंशन किया है, तो आपका क्वेश्चन गलत होना है, क्योंकि वहाँ पे लेंदी क्वेश्चन होता है। आप अगर घर पे बैठ के, क्लास में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको वहाँ पे कोई हेडेक नहीं रहता है, आपको कोई टेंशन नहीं होता है, आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वही चीज़ क्या होता है एग्जाम में ना, आपको मतलब ले दे के घाटा लग जाता है, क्वेश्चन आप आते हुए भी गलत करके आते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, देखिए मैं इतना कहूँ, मैं इवन एक यहाँ पे स्टोरी थोड़ा सा शेयर करूँगा। मैं एक बार बहुत लोगों से मिलने गया था, CSIR एस्पायरेंट ही थे, तो वहाँ पे ऐसे ही हो रहा था कि हाँ सब अपने बारे में बताओ, तो बता ही रहे थे। तो वहाँ पे मैं देखा एक था स्टूडेंट, तो वैसे ही इंट्रो दे रहा था कि यहाँ से है, फिर बोल रहा है कि मैं टारगेट कर रहा, मतलब मैं जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री टारगेट कर रहा हूँ, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको करने के लिए बहुत लोग कह देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए रेडी है? क्या आपको वो चीज़ें समझ में आती है? देखिए 13 यूनिट है, 13 यूनिट से लगभग 400 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 400 नंबर कैसे भाई, 50 नंबर इधर, 2-2 नंबर के, और उधर 4-4 नंबर के 75 क्वेश्चन, और पार्ट ए में भी आते हैं। तो जोड़ लीजिए, आपको 200 का अटेंड करना है और लाना कितना है, मिनिमम 120 नंबर। तो आप ऐसे यूनिट को टारगेट कीजिए, मतलब ऐसे यूनिट को करिए जहाँ से आप अच्छे से कर पाएँ। जैसे इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी मैंने किया था। हाँ, मैं आज सिलेक्टेड हूँ, कम उतना मेहनत नहीं, उतना हेडेक लेके नहीं, लेकिन आसानी से हूँ ना। देखिए आप कर क्या सकते हैं, अब मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देखिए, मैं मानता हूँ आपने सारा यूनिट किया होगा, कोई जैसे ये 5 यूनिट, जो 6 यूनिट मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने सेल बायोलॉजी किया होगा, मान लीजिए एडवांस यूनिट में बताऊँ तो आपने टेक्निक भी किया है, बायोकेमिस्ट्री भी किया है और शायद जेनेटिक्स भी किया है। तो आप लास्ट टाइम में कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे पढ़े हैं जो फिर से पूरा एक तरफ से कोई किताब पढ़ रहा है, कोई नोट लेके बैठा है, कोई वीडियो लेक्चर से देख रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि आप उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
क्वेश्चन मतलब PYQ लगाइए, कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, यूट्यूब से कर लीजिए आप, आपने कोई भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है तो वहाँ पे PYQ सॉल्व करा रहे होंगे, क्वेश्चन न्यू न्यू ला के सॉल्व करा रहे होंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू आप उस टॉपिक को तैयार कीजिए। मान लीजिए आपको मैं कहूँ जैसे आपने 6 यूनिट कर लिया है, तो 6 यूनिट ऐसा ज़रूरी नहीं कि भैया आपका 6 यूनिट जो आपका एग्ज़ाम में आ रहा है आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व ही कर लें, ऐसा नहीं है, बहुत क्वेश्चन छूटेंगे भी। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दीजिए कि आप मान लीजिए एनिमल फिजियोलॉजी पढ़े नहीं हैं, तो क्या हुआ नहीं पढ़े हैं भाई, आप MSc पास आउट है, आपने 12th पढ़ा, BSc पढ़ा, कभी ना कभी ह्यूमन हार्मोन पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, एक्सक्रीशन पढ़ा होगा, तो आप वहाँ का जाके बस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। PYQ आप देख लीजिए कि हाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, उसका फंक्शन क्या है। जेनेटिक्स से आपने मतलब अच्छे से पढ़ा है तो पढ़ा है, इसको कि नहीं पढ़ा है तो आप जाके क्या कर लीजिए, उसका पार्ट एक मेंडल का लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो ऐसे ऐसे करके आप रिवाइज कीजिए, इस समय रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा आप क्या कीजिए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको सारा चीज़ आता है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको नॉलेज कैसे अप्लाई करना है ना शायद वो नहीं आता, इसलिए शायद आपको इतना डर लग रहा है। जानते हैं मैं अपने बारे में बताऊँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं कभी डरा ही नहीं यार एग्ज़ाम के लिए, और मैं एकदम श्योर था कि मतलब मेरा हो या ना हो, लेकिन सब चिल एकदम है, क्या मतलब फ़र्क ही पड़ जाता है। मैंने क्या ही ज़्यादा किया था, मतलब मैं स्ट्रेटेजी देखिए यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ कि उस समय जनवरी का टाइम था, मैं कहा कि इतना टाइम हो गया है, अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है। मैं उस समय 5 से 6 यूनिट किया था, तो मैं 12 यूनिट लेके चला कि 6 यूनिट तो मैं पढ़ा हूँ, लेकिन 6 यूनिट मैं वो भी 20 दिन में कर लूँगा जो नहीं किया हूँ। कैसे करूँगा, मैं उस 6 यूनिट जो नहीं किया हूँ उसके ऐसे टॉपिक को टारगेट करूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से अप्लाइड बायोलॉजी से मान लीजिए एलाइजा नहीं पढ़ा है ना, तो मैं देखा एक दिन ऐसे ही क्वेश्चन लगा रहा हूँ, एलाइजा मुझे मिल गया, तो एक दिन में मैं नए नए यूनिट के, जैसे एक यूनिट से मान लीजिए भाई कितना है अप्लाइड बायोलॉजी में आपका 7 8 9 टॉपिक है, आप एक दिन में दो टॉपिक मान लीजिए एलाइजा कर लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कर लिए, दो टॉपिक ख़त्म हो गया, और मान लीजिए फाइटो रिमेडिएशन है 3 टॉपिक, तो ऐसे ऐसे करके टॉपिक हो। जैसे मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़ा, मैंने वहाँ से क्या क्या कर लिया, DNA रिप्लिकेशन कर लिया, DNA डैमेज रिपेयर कर लिया, भाई क्वेश्चन तो आ गया ना, वहाँ से मैं अटेम्प्ट कर लिया ना, 5 यूनिट तो मेरा तैयार था, 5 यूनिट से मैं 80% श्योर था कि मैं कर लूँगा, और इधर से भी मैं 20-20 था कि यहाँ से भी कर लूँगा, तो हो गया ना। तो ऐसे करके स्ट्रेटजी कीजिए, अपना बनाइए कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और आपको लगे कि हाँ कुछ टॉपिक आपका बच रहा है, तो उसको पढ़ने के बजाय आप देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं कि आप न्यू टॉपिक पढ़ने जाएं। आप क्या कर सकते हैं, आप MCQ प्रैक्टिस के थ्रू, जैसे होता है ना, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके ऑप्शन होते हैं, जैसे DNA रिप्लिकेशन से क्वेश्चन है, आपको मान लीजिए DNA रिप्लिकेशन नहीं आता है, लेकिन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो उसमें 3 जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, आप उसका आंसर पता कीजिए, कहीं आंसर की में देखिए आप खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं बनता है आंसर की से मिलाइए, जो गलत है उसको एलिमिनेट कीजिए, 3 पॉइंट जो सही है ना उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसे मतलब आपके पास अभी 20 दिन बचा है, 20 दिन में मैं कहूँ ना 20 दिन में आप पूरा, जैसे अब ये एक स्ट्रेटेजी सुन लीजिए, आप 20 दिन में मैं कहूँ 20 यूनिट टारगेट कर सकते हैं। वो पूछेंगे कैसे विशाल, तो मैं बताऊँ एक दिन में, जैसे आज का दिन अभी शुरुआत हो रहा है, तो आज आप इकोलॉजी लेके बैठ जाइए, इकोलॉजी लेके बैठ जाइए कि ये क्या है, इकोलॉजी ख़त्म कर देंगे। ऐसे नहीं कि बस आप पढ़ेंगे ना, आप इकोलॉजी एक बार पढ़े हैं 2 बार पढ़े हैं, जब आप अपना नोट्स खोल के कुछ भी देखेंगे PDF खोल के, तो आपको लगेगा सब कुछ आता है, लेकिन आपको नहीं आता है। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले देखिए जैसे कि इम्पोर्टेंट क्या है, शुरू करेंगे इकोलॉजी, कंट्रोल इन इकोसिस्टम, ठीक है, टॉप डाउन और बॉटम अप कंट्रोल आपको आता है, लेकिन वेस्ट वास्ट कंट्रोल आप उसको नोट कीजिए, कैसे बीच में का, कैसे ऊपर नीचे का कंट्रोल करता है। फिर आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि इकोलॉजिकल लिंक, ठीक है, कैथैलेमस बैलेंस, वो चीज़ें देख लीजिए, कौन ऊपर रहता है कौन नीचे रहता है, रियलाइज नहीं के क्या होता है, एंड डायमेंशनल लिंक के, तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये नहीं कि आप एक तरह देखिए रिवीजन जो पढ़ाई करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना बहुत टाइम अपना देते हैं, बहुत एकदम इधर उधर दिन रात एक कर देते हैं। भाई आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जामिनर के माइंड से सोचिए कि वो क्या क्वेश्चन दे सकता है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ेंगे, देखिए इकोलॉजिकल इफिशियंसी, आपको लगता है कि मतलब आपको जैसे हो सकता है इकोलॉजिकल इफिशियंसी थोड़ा प्रॉब्लम है,
तो उसको पढ़िए ना, उसको नोट करते चलिए कि हाँ, इकोलॉजिकल नीड क्या होता है, रियलाइज नीड छोटा होता है, फंडामेंटल नीड बड़ा होता है। एक नोट कर लीजिए लाइन में कि हाँ, रियलाइज नीड छोटा होता है। फिर नीके ऐसा भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रियलाइज नीके और फंडामेंटल नीके कब बराबर हो सकता है, रियलाइज नीके कब बड़ा हो सकता है। तो ये सब फिर जैसे आगे बढ़ेंगे, लोटका वोल्टेरा कॉन्सेप्ट आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप ना एक पेज पे लोटका वोल्टेरा के बारे में बता दीजिए कि ये इंटरसेप्ट लाइन है, ऐसे ऊपर नीचे बढ़ेगा घटेगा। फिर ऐसे ऐसे करके आप इकोलॉजी पूरा मान लीजिए, इकोलॉजिकल में वो प्रोटोकॉल आते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो ऐसे कर सकते हैं। आपको पूरा मतलब एक तरफ से पूरा जाइए, आप देखिए कि आपको क्या चीज़ें टफ लगता है, क्या चीज़ें थोड़ा आपके हिसाब से अच्छा है, क्या चीज़ें नहीं आ रहा है, तो उसको नोट कीजिए कॉपी पे। एक दिन में इकोलॉजी ख़त्म कर दीजिए। आपने पहले का पढ़ा, आपको बहुत चीज़ आता है, लेकिन ये नहीं कि आपने कोई नोट बना रखा है तो ठीक है, लेकिन फिर से आप एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा चीज़ नोट भी किया है। फिर ऐसे इवोल्यूशन कर लीजिए। इवोल्यूशन में जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। फिर आगे जाएंगे सेल बायोलॉजी में, तो सेल बायोलॉजी में सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप कोई चीज़ छोड़ के, आप जो छोड़ के जाएंगे वही आएगा। लाइकोपिरान, फिर लाइकोपिरान आप कर रहे हैं तो वहाँ पे देख लीजिए कैटाबोलिक रिप्रेशन आपको आता है कि नहीं। सारा चीज़ ऐसे ऐसे करके आप आगे कर सकते हैं। मान लीजिए एक सेल बायोलॉजी में माइक्रोबियल ऐसे करके माइक्रोबियल वाला फ्लैजेला वेल्जा का भी है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा जीन उनका च्यू डब्लू ये सब का है, तो आपको नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर यूनिट कर रहे हैं तो आपको हर यूनिट का हर टॉपिक आना ज़रूरी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बायोकेमिस्ट्री मान लीजिए कर रहे हैं, आपको एक टॉपिक मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स वाला में आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए भाई, मैथ में आप वीक हो मेरी तरह, तो आपको जरूरी नहीं कि आप उसके पीछे पड़े हैं यार, क्वेश्चन ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ 13 यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सिंपल है, आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री में बताऊँ तो आप क्या कर सकते हैं, एंजाइम वाला पोर्शन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, अमीनो एसिड अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए आपको टाइट्रेशन नहीं आता है तो मत कीजिए, ठीक है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कर लीजिए, प्रोटीन का टाइप देख लीजिए। फिर आपको यहाँ पे मेटाबॉलिक में जैसे आप ग्लाइकोलिसिस कर सकते हैं, क्रेब्स साइकिल कर सकते हैं। और जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मान लीजिए आपको नहीं आता है तो मत कीजिए, ठीक है। सेल बायोलॉजी में आप एक तरफ से जो भी चीज़ें हैं, अगर 2-3 टॉपिक नहीं आते तो मत कीजिए। सेल बायोलॉजी तो सिंपल ही है, वैसे मैं बात करूँ तो हाँ, सेल बायोलॉजी सिंपल ही है। जेनेटिक्स से आप क्या कर सकते हैं, जेनेटिक्स में तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि सोमैटिक सेल लाइन कैसे मेजर करते हैं, फिर लिंकेज क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। मान लीजिए जैसे टेट्राड एनालिसिस मेरे लिए काफ़ी टफ रहा, मुझे आता ही नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ दिया लास्ट में, कैसे कैसे होता था, बहुत इधर उधर कन्फ्यूजन किया कि ऐसे 248 ये बनता था। एनिमल फिजियोलॉजी है आपके लिए टफ है तो आप वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लीजिए। देखिए मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ना कि मैंने 5 यूनिट किया, देखिए डेडिकेटली मैंने 5 यूनिट किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने और जो यूनिट छूट रहे हैं मेरे 8 यूनिट उसको मैंने टच ही नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बात गलत होता है कि कोई आपको बोलता है कि वो 5 यूनिट करके कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। वो करता तो हर चीज़ है, मतलब ज़रूरी मतलब ऐसे करता है कि वो पूरा नहीं पढ़ता है, वो टॉपिक सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे ये करना है इस टॉपिक से। तो जैसे मैं कहूँ टेक्निक नहीं पढ़ा हूँ, ये गलत बात बोल रहा हूँ। मैंने टेक्निक क्या क्या पढ़ा था, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ लिया, पीसीआर पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया, साउदर्न ब्लॉटिंग पढ़ लिया था। तो ऐसे ऐसे करके मेरा मतलब टेक्निक से भी 4-5 क्वेश्चन मैंने किए थे, वहाँ से क्वेश्चन आया। ये अलग बात है कि मैं टेक्निक से एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया था जब मैं एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मुझे आया ही नहीं। अगर मैं वही डेडिकेटली देता पढ़ता तो शायद नहीं कर पाता। तो जैसे मैंने 4-5 यूनिट टॉपिक पढ़ने में टेक्निक का टाइम बिताया था, तो मान लीजिए वेस्टेज नहीं, कभी कभी काम आ जाएगा। तो बस भाई आपको यही कहूँगा लास्ट में कि डिप्रेस मत होइए, एकदम अच्छे से चिल होके रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे जाइए भाई, प्लांट फिजियोलॉजी आपने पढ़ लिया है, प्लांट फिजियोलॉजी CSIR MCQ करके, या तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल के नाम बता देता हूँ, जैसे बायोलॉजी एकेडमी करके है, वहाँ पे बहुत सारा MCQ प्रैक्टिस करवा देते हैं। IFS है, टीचिंग पाठशाला ज्योति मैम का है, वीरेंद्र सर का ई-लर्नम है। और अगर आप अनअकैडमी पे हैं तो अनअकैडमी पे तो जानते ही स्पेशल क्लास में बहुत सारे प्रैक्टिस होते हैं, तो वहाँ से कीजिए हमेशा। और IFS का एक एग्ज़ाम मैपिंग 2.0 सीरीज़ भी चल रहा है। और मैं कहूँ तो आप अगर यूट्यूब पे आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, अभी आपके पास 20 दिन है, या 2.0 वाला जो सीरीज़ है ना, आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लिए ना,
कोई नहीं रोक सकता भाई सिलेक्शन लेने से, अगर उतना क्वेश्चन कर ले रहे हैं आप। तो डिप्रेस नहीं होने का, इधर उधर भागने का नहीं, अभी बहुत सारा आपके पास रिसोर्सेस हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा समझना है। वीडियो देखते वक्त ये मत गलती कीजिए कि वीडियो देख रहे हैं तो हाँ भाई मेरे को तो आ रहा है ये शेर बायोलॉजी, हाँ मेरे को आता है एक्सक्रीशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है, आता तो ब्रो सबको है, लेकिन आपको करना क्या है, नोट करना है। आ जाएगा 10 दिन बाद भूलेंगे, तो 10 दिन बाद जो भूलेंगे ना उसको आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा, तब होगा। और पार्ट ए के लिए मैं बताऊँगा, पार्ट ए जो है आपका, पार्ट ए देखिए वो तैयारी वैयारी नहीं करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं पार्ट ए किस टीचर से करे, कहाँ से करे, कौन से बुक लें। पार्ट ए के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए इज टोटली डिपेंड अपॉन योर माइंड, कैसे आप सोच सकते हैं। देखिए MCQ जो होता है पार्ट ए का या कोई भी, आपके सामने ही आंसर होता है चार ऑप्शन में से, आपको बस करेक्ट वन को चूज करना होता है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि बहुत सारे पार्ट ए के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख के ही आपको आंसर पता चलना चाहिए। जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको मान लीजिए 24, 38, 50, 52 दे दिया है, आपको आंसर निकालना है, तो आप किसी तरीके से आंसर निकालिए और वो फिट होना चाहिए कि हाँ ये सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, उसको प्रूव कर दे कि हाँ ये आंसर होने। मान लीजिए आपको सीरीज दे रहा है कि हाँ ए है, डी है, सी है, 3-4 अक्षर दे के, ये इसका भाई है, उसकी बहन है, तो थोड़ा दिमाग लगाएं तो निकल जाएगा ना। अगर आपको दे रहा है कोई ट्रायंगल दे रहा है, बहुत सारे ट्रायंगल एक डायग्राम में दे रहे हैं, पूछ रहा है कितना ट्रायंगल है, तो आप अपना लॉजिकल भाई दिमाग लगा के, आपका ब्रेन इतना बड़ा 1650-1600 सीसी का, यार क्या कर रहे हैं आप, परेशान होने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। और क्या पूछता है, यही सब तो पूछता है। जैसे मैं ही है, मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरा 8 से ही हो गया था पार्ट ए में, इसलिए शायद सेलेक्ट भी हो गया। तो आपको पार्ट ए छोड़ना नहीं है, पार्ट ए भी करना है। और ये रह गया भाई स्ट्रेटेजी, देखिए इतना ज़रूरी भी नहीं है, आप अपने से कर रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो होता है ना, बुरा मत मानिएगा, गधों वाली मेहनत। आई नो कि हार्ड वर्क मैटर्स, लेकिन गधों वाली मेहनत नॉट मैटर्स, कि आप सो नहीं रहे हैं, आप रात भर जाग रहे हैं, आपको लेना है। देखिए आप मेहनत करेंगे ना, एकदम आराम से करेंगे मेहनत, सिलेक्शन होगा तो आप बहुत खुश होंगे, नहीं होगा तो आपको दुख भी नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि 1500 सीट होता है भाई, 62-63 हज़ार लोग एग्ज़ाम देते हैं, ज़रूरी है सबका सिलेक्शन ही हो जाए। तो आप आराम से करेंगे, चिलैक्स होके, होगा तो बहुत बड़ी बात होगी, वो एक सेलिब्रेशन का टाइम होगा, नहीं होगा तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एकदम डेडिकेटली हो गए भाई कि मैंने इतना दिन तक पढ़ाई नहीं किया, मैं 3 महीने में निकाल लूँगा, अभी मेरे पास 20 महीने बचा है, मैं 20 दिन बचा है, 20 दिन सोऊंगी नहीं और मैं निकाल लूँगी, देखता हूँ कौन रोकता है। तो ऐसा स्यूडो मोटिवेशन लेके मत चलिए भाई, और टाइम ले लीजिए, एग्ज़ाम होगा आगे भी, उसके लिए तैयारी कर लीजिए। ऐसा नहीं, आराम से रहिए, ज़िंदगी भी यार इतना मेहनत से मिलती है, इतना मेहनत से हम यहाँ तक आए हैं। एंजॉय करो प्रेजेंट को, फ्यूचर पास्ट की छोड़ो। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।